everyone. Welcome to प्लस वन अकाउंटेंसी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ फर्दर टाइप की एंट्रीज। सबसे पहले अपने पास आती है एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस देखो बच्चे, आज तक हमने पढ़ा कि जो परचेज होती है उसको हमेशा डेबिट किया जाता है, जो सेल होती है उसे हमेशा क्रेडिट किया जाता है। परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है। सपोज एक एंट्री लेते हैं, गुड्स परचेज्ड रुपी 5,000, 5,000 रुपए की गुड्स खरीदी इन कैश। इसको हमने जनरल एंट्री में कैसे पास करना था? डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रही हैं अपने पास, गुड्स जब आती हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे, पर गुड्स के लिए परचेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जनरल एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। नॉर्मली हमारी जनरल एंट्री ये बनती है। और अगर हमें परचेज को क्रेडिट करना पड़ता है तो सिचुएशन होता है कि कुछ गुड्स अगर कस्टमर को पसंद नहीं आती है, हमें पसंद नहीं आती है, तो हम उसका कुछ पार्ट है जो वो रिटर्न कर देते हैं। जब रिटर्न कर देते हैं तो परचेज की बजाय परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है। बट फिर भी कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें परचेज को क्रेडिट भी करना पड़ सकता है। वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है उसको मैंने एक्सेप्शनल केस का नाम दिया है। देखो बच्चे, दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो सेम यहाँ पर परचेज का भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी कुछ कंडीशन के अंदर क्रेडिट किया जाता है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है? देखो बच्चे, जब हम किसी भी गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स को खरीदने का हमारा मकसद क्या होता है कि हम उसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करके, अपने हिस्से का हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसको हम आगे सेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गुड्स को सेल भी नहीं कर पा रहे होते हैं, फिर भी हमारा जो स्टॉक है वो कम हो रहा है। हम गुड्स को सेल भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा स्टॉक कम हो रहा है। तो ऐसी हर सिचुएशन के अंदर परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ। देखो, अब हमने 5,000 रुपए की गुड्स खरीद ली है कैश में। इसके बाद इसमें से मैंने कुछ गुड्स सेल कर दी। गुड्स सोल्ड रुपी 2,000 इन कैश। मैंने 2,000 रुपए की गुड्स सेल कर दी। अगर 2,000 रुपए की गुड्स को सेल किया जा रहा है तो यानी कि हमारा स्टॉक कम हो रहा है। अगर हम एक यहां से देखकर हिसाब लगाऊं, 5,000 रुपए की गुड्स खरीदी थी, उसमें से 2,000 की मैंने सेल कर दी, तो 5 में से 2,000 को माइनस करने के बाद अब मेरे पास कितने की गुड्स बची? अंडरस्टूड है, 3,000 रुपए की बची है। तो अब ये जो 2,000 रुपए की गुड्स सेल की है, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल करने से कैश आ रही है अपने पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2,000। अब 5,000 में से 2,000 की गुड्स को सेल तो कर दिया, बाकी की 3,000 की हमारे स्टॉक में रखी है। लेकिन जब हम उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं कि क्या वाकई हमारे स्टॉक में 3,000 की गुड्स पड़ी है, तो जाके पता चलता है जी नहीं, हमारे स्टॉक में तो सिर्फ 2,500 रुपए की गुड्स पड़ी है, 3,000 की गुड्स नहीं है। हमारे स्टॉक में तो 2,500 रुपए की गुड्स पड़ी है, बाकी की 500 की गुड्स कहाँ गई? 500 रुपए की गुड्स का क्या हुआ? तो जब भी हमने उसकी चीज की वेरिफिकेशन की तो हमें ध्यान आया, ओहो, मुझे मेरे घर के लिए जरूरत थी कुछ गुड्स की, 500 रुपए की गुड्स मैं यहां से निकाल के ले गई थी। मैं 500 रुपए की गुड्स यहां से निकाल के ले गई थी, तो मुझे मतलब वेरिफिकेशन के दौरान मुझे ध्यान आया कि मैंने 500 रुपए की जो गुड्स है वो अपने खुद के यूज के लिए कंज्यूम कर ली है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पर देखो, जो 500 रुपए की गुड्स है मैंने खुद उसे यूज किया अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? पर्सनल यूज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्राइंग। मैंने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को कंज्यूम कर लिया, तो पर्सनल यूज में तो बता दिया कि ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने की गुड्स? 500 की। अब ड्राइंग के अंदर हमने अब तक पढ़ा था नॉर्मली कि पैसे को विड्रॉ किया जाता है। बिजनेस में से जो ओनर होता है उसको जितनी जरूरत होती है उतना वो पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, और जब भी वो पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर पैसा तो जा ही नहीं रहा, यहाँ पर गुड्स जा रही है। तो मैं दोबारा से अपनी इस स्टेटमेंट को रिपीट करती हूँ, ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें गुड्स कम हो रही है, हमारे बिजनेस में स्टॉक का लेवल कम तो हो रहा है
लेकिन वो सेल की वजह से नहीं हो रहा। देखो बच्चे, यहाँ पर अपन ने सेल की थी, 5,000 की गुड्स थी, 2,000 की सेल हो गई, तो कितने बचे? 3,000 की स्टॉक कम हो रहा था ना। सेल करने की वजह से हमारे बिजनेस में एग्जिस्टिंग स्टॉक कम हो गया, लेकिन ये सेल की वजह से हो रहा था। दोबारा से रिपीट करती हूं, सेल को छोड़कर अगर किसी और कारण से अगर हमारे स्टॉक का लेवल कम होता है तो ऐसी हर सिचुएशन में परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो ड्रॉइंग, 500 रुपए की गुड्स हमारे बिजनेस में से कम हो गई क्योंकि हम निकाल के अपने घर ले गए इनको यूज करने के लिए। तो ये जो 500 रुपए की गुड्स कम हो रही है, इस सिचुएशन में स्टॉक कम तो हो रहा है, बिजनेस में से स्टॉक कम तो हो रहा है, लेकिन उसका कारण सेल नहीं है, हम उसे सेल नहीं कर रहे। तो इस सिचुएशन में परचेज को क्रेडिट किया जाएगा, परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि परचेज को ही क्रेडिट क्यों किया गया। बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता होता कि हमने परचेज को ही क्रेडिट क्यों किया। देखो बच्चे, जब हमने जर्नल एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि परचेज को हमने डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से, इसका मतलब क्या है कि हमने गुड्स को डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से। यहां पर परचेज जो थी वो गुड्स के लिए यूज हो रहा था, वर्ड परचेज वर्ड गुड्स के लिए यूज हो रहा था, और जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर हम गुड्स को सेल तो नहीं कर रहे, सेल तो नहीं, क्योंकि सेल का मतलब क्या है, हम किसी को स्टॉक का पार्ट दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, बदले में या तो हमें आज कैश मिल रही है या इन फ्यूचर हमें मिल जाएगी या हमें चेक मिलेगा, जैसी भी सिचुएशन होगी। लेकिन यहाँ पर जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहा है, उसे कैश नहीं मिलेगी, बिजनेस को कैश नहीं मिलेगी। ओनर बिजनेस को कैश नहीं देगा कि लो जी मैंने बिजनेस की गुड्स यूज की थी। तो यहाँ पर क्योंकि परचेज यहाँ पर गुड्स के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसको डेबिट किया गया था, अब गुड्स क्योंकि कम हो रही हैं तो हम इसे क्रेडिट करते हैं और ये गुड्स के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, एक ट्रांजैक्शन के अंदर जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमेशा बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग करने के लिए भी यहाँ पर परचेज को डेबिट किया, नेक्स्ट सेल को हमने क्रेडिट किया, 3,000 की गुड्स रहेगी, हमारे स्टॉक में 2500 का माल पड़ा है तो बाकी का 500 हमने यूज कर लिया। तो उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, उस बैलेंस बनाने के लिए भी यहाँ पर हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो ड्रॉइंग है वही उसी केस में हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम गुड्स को क्रेडिट करते हैं, तो उन केसेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, हमारे गोडाउन के अंदर माल पड़ा था, चोर आए और उसमें से 2,000 रुपए का माल चोरी करके ले गए। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी करने के कारण हमें इतने रुपए की गुड्स का नुकसान हो गया। अब ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स के लिए परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न 4 वर्ड इस्तेमाल होने हैं, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ये 4 वर्ड इस्तेमाल होने हैं। तो अब इन चारों में से हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? देखो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस के ऊपर हम कौन सा अकाउंट अप्लाई करते हैं? नॉमिनल अकाउंट अप्लाई करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी लॉस हो रहे हैं उनको डेबिट कर दो। यहाँ पर ये लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, हमें जितने भी लॉस होते हैं उनको आप डेबिट कर दो, यानी कि लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, हमने इस लॉस को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे? अब इस ट्रांजैक्शन में हम क्रेडिट किसको करेंगे? क्या ये गुड्स की सेल हो रही है? सेल तो नहीं हो रही, हम इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या परचेज रिटर्न हो रहा है? नहीं। क्या सेल रिटर्न हो रहा है? नहीं। यहां पर हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। दोबारा से रिपीट करती हूं, सेल को छोड़कर अदर किसी भी रीजन से अगर गुड्स कम हो रही हैं बिजनेस में तो परचेज को क्रेडिट किया जाता है टू परचेज। बट पॉइंट टू बी नोटेड, दिस
सिचुएशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में हम सिर्फ इस सिचुएशन को अप्लाई करेंगे। अगर किसी और चीज का लॉस हो रहा है तो परचेज के साथ हम मतलब परचेज को यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गोदाम में आग लग गई और 500 रुपए का स्टॉक जल के नष्ट हो गया। गोदाम में आग लगने के कारण 500 रुपए का जो माल था वो जल गया, नुकसान हो रहा है। अगेन नुकसान यानी कि लॉस हो रहा है, लॉस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इस लॉस को हम डेबिट करेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 500। 2 गुड्स से रिलेटेड है, बिजनेस में से गुड्स कम हो रही है लेकिन सेल के कारण नहीं हो रही, हम सेल नहीं कर रहे, तो यहां पर परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। तो इन ब्रीफ क्या कि अगर बिजनेस में से कभी भी गुड्स कम होती हैं लेकिन वो गुड्स कम हो रही हैं लेकिन वो सेल के कारण नहीं हो रही हैं, तो ऐसे हर सिचुएशन के अंदर परचेज को क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस पे। नेक्स्ट कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज याद दिलवाती हूँ कि हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस का टॉपिक पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी एक्सपेंस को कैपिटलाइज करते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को दोबारा से एक बार ब्रीफ में करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है उनको पास करेंगे। इसके लिए मैं पहले एक ट्रांजेक्शन लिख देती हूँ, मशीन परचेज्ड ₹10,000 and ₹2,000 spent on its installation। एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए की और 2,000 रुपए इसको इंस्टॉल करवाने के खर्च किए। देखो कई बार बच्चे बिजनेस के अंदर बहुत तरह की एसेट होती हैं, एसेट 2 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, एक तो फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एसेट। फिक्स्ड एसेट की अगर मैं बात करती हूँ, बहुत सारी एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको यूज करने से पहले उनके ऊपर कुछ बेसिक एक्सपेंडिचर का किया जाना जरूरी होता है। अगर हम उनके ऊपर वो एक्सपेंसेस नहीं करते, बच्चे बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा लाइफ टाइम में आपका एक बार बार आगे रहने वाला है। किसी भी फिक्स्ड एसेट को यूज करने से पहले कभी कभी उनके ऊपर कुछ बेसिक नेसेसरी एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं और उन एक्सपेंडिचर को, उन एक्सपेंसेस को किए बगैर हम उस फिक्स्ड एसेट को यूज नहीं कर सकते, हम उसे यूज ही नहीं कर पाते। तो क्योंकि वो बहुत जरूरी है और उनके बिना हम उस फिक्स्ड एसेट को यूज नहीं कर पाएंगे, तो उन एक्सपेंसेस को उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। दोबारा से रिपीट करती हूं, कभी कभी किसी भी फिक्स्ड एसेट को यूज करने से पहले उसे उस कंडीशन में लाना पड़ता है कि हम उसे यूज कर सकें, और उस कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं और उन एक्सपेंसेस को उसके ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए की, हम जाते हैं किसी भी कंपनी में जाते हैं, हमें मशीन की जरूरत थी, हमने एक मशीन देख ली, पसंद कर ली, 10,000 रुपए की इसकी कीमत तय हुई, हमने इनको पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद वो मशीन हमारी फैक्ट्री में आ जाती है। फैक्ट्री में आने के बाद जब तक उस मशीन की प्रॉपर फिटिंग ना की जाएगी, जब तक उस मशीन को प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, क्या हम उसे यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट को यूज करने के लिए उसके ऊपर कुछ बेसिक एक्सपेंसेस किए जाते हैं
उन एक्सपेंसेस को उस मशीन की कीमत में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप उस बिजनेसमैन से, उसका कोई पड़ोसी पूछता है कि आप ये मशीन लेके आए थे तो आपको आप कितने की आई, तो बिजनेसमैन सीधी सी बात कहेगा, वो 10,000 की नहीं बताएगा, वो 2,000 को ऐड करके बताएगा। वो कहेगा 12,000 की पड़ गई, मुझे मशीन 12,000 रुपए की पड़ गई, है ना। हम नॉर्मली घरों में भी ऐसा करते हैं। सपोज हम कोई एसी लेके आते हैं, हम कोई रेफ्रिजरेटर लेके आते हैं, 20,000 रुपए का रेफ्रिजरेटर है और उसको लाने का खर्चा हो गया 500 रुपए। तो हमसे पड़ोसी पूछते हैं, कहते हैं कि आप रेफ्रिजरेटर लेके आए हो, आप कितने का लेके आए हो, तो हम उसे 20 नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे 20,500। वैसे तो नॉर्मली हम लोगों की इंटेंशन होती है कि 20 की चीज को 25 की बताना, बट स्टिल हम उसे 20,000 की नहीं बताएंगे, हम उसे 20,500 की बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसे घर पे नहीं ले आते तब तक हम उसे यूज ही नहीं कर सकते, और घर पे लाने के लिए उसको ऊपर 500 रुपए खर्च किए जाने जरूरी थे। तो ऐसी मशीन को बिजनेस में लाना और उसको इंस्टॉल करवाना जरूरी था, और जब तक इंस्टॉल नहीं होगी हम इसको यूज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मशीन को फर्स्ट टाइम यूज करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूं, मशीन को ही नहीं, फिक्स्ड एसेट को फर्स्ट टाइम तक यूज करने के जितने भी खर्चे होते हैं उसको उसके ओरिजिनल कीमत में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि मशीन 10,000 की खरीदी, हम कहेंगे कि हमने मशीन 12,000 रुपए की खरीदी, और इसकी जर्नल एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश 12,000। ये मशीन की बात जब हम नई खरीद के ला रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस में कोई मशीन है, एग्जाम्पल मैं एक लिखती हूं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चे, 5,000 रुपए हमने मशीन की एक्सटेंशन पे खर्च की। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि कर देना, किसी भी चीज को बढ़ा देना। 5,000 रुपए हमने मशीन में किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा कोई एक्सेस पार्ट लगवाया या कुछ ऐसा किया जिससे उसकी जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। And after these expenses, machine can produce 200 units per day more. ये एक्सपेंस करने के बाद अब मशीन एक दिन में पहले की तुलना में 200 यूनिट ज्यादा बना सकती है। मशीन पहले की तुलना में अब 200 यूनिट, पहले अगर एक दिन में वो 1,000 यूनिट बनाती थी तो वो कितनी बना सकती है? 1,200 यूनिट बना सकती है। यानी कि वो अब 200 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकती है। किसकी वजह से? इस 5,000 रुपए की वजह से। बेटा हम टॉपिक कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि कभी कभी हम किसी भी एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि हम उस एक्सपेंस को उस एक्सपेंस के नाम से दिखाने की बजाय जिसके लिए एक्सपेंस किया जा रहा है उसमें ऐड करके दिखाते हैं। जैसे अभी पिछले एग्जांपल के अंदर हमने 2,000 रुपए के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे उसको हमने मशीन की कीमत में ऐड कर दिया था। तो यहां पर भी जो 5,000 रुपए है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इसको इस एक्सपेंस के नाम से ही, एक्सटेंशन के नाम से ही दिखाएंगे या इसको हम मशीनरी का नाम देंगे, इसको कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। पिछले केस में हमने पढ़ा ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो किसी भी फिक्स्ड एसेट को फर्स्ट टाइम
तक यूज करने के लिए जरूरी होता है, उसको उस एसेट की कीमत में जोड़ दिया जाता है। इस एग्जांपल के अंदर हम कोई नई मशीन तो खरीद नहीं रहे, हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है, एग्जिस्टिंग मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, कैपेसिटी बढ़ रही है। पहले वो 1000 यूनिट बनाती थी एक दिन में, ठीक है, लेकिन वो 200। अगर आपको यूनिट समझ में नहीं आ रहा बिकॉज यू आर न्यू इन +1 क्लास कॉमर्स स्ट्रीम, 200 यूनिट, मान लो हम वाटर बॉटल बना रहे थे, प्लास्टिक की वाटर बॉटल बनाने का काम था उस मशीन का। पहले वो एक दिन में 1000 वाटर बॉटल बनाती थी, अब 200 ज्यादा बनाती है, यानी कि वो 1200 वाटर बॉटल बना रही है इस 5000 रुपए के एक्सपेंस करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चे, कोई भी ऐसा एक्सपेंस, मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना इस लाइन को, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो किसी फिक्स्ड एसेट पे किया जाता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो किसी फिक्स्ड एसेट पे किया जाता है और उस एक्सपेंस की वजह से उस फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है, उस एक्सपेंस की वजह से उस फिक्स्ड एसेट की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ रही है, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, तो उस एक्सपेंस को भी हमेशा कैपिटलाइज किया जाएगा, उस एक्सपेंस को भी हमेशा कैपिटलाइज किया जाएगा। तो यहां पर 5000 रुपए के जो एक्सटेंशन के खर्चे हैं, इसको भी हम मशीनरी अकाउंट के नाम से ही डील करेंगे। अगर हमने अपनी बुक्स में पहले मशीन 10,000 की दिखा रखी थी तो 5000 ऐड होके ये 15,000 की मशीन हो जाएगी, और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश। यहां पर हमने एक्सटेंशन अकाउंट वर्ड का यूज नहीं किया, यहां पर हमने डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट के नाम से हमने उस एक्सपेंस को दिखाया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आपको ये चीज कितनी अच्छे से क्लियर हुई है। ₹500 हमने एक मशीन के ऊपर खर्च किए मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के तौर पर। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मतलब उस मशीन के रख रखाव मेंटेनेंस पे कैसे हो सकती है, उस मशीन का हम कवर ले आते हैं, 200-300 रुपए का कवर आ गया, काम कर लिया, जो उसके बाद हमने उसको कवर से ढक दिया, ठीक है। मेंटेनेंस के अंदर हम ले सकते हैं कि टाइम टू टाइम हमने मशीन की ग्रीसिंग करी, ग्रीस समझते हो ना, कि टाइम टू टाइम हमने उसको ग्रीस दी, या टाइम टू टाइम हमने उसके अंदर ऑयल डाला, तेल डाला, ठीक है। तो यानी कि ये सभी उसके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में आते हैं, जो मशीन को इस लायक बनाते हैं कि वो डेली स्मूथली काम करती रहे, या उसका अच्छे से रख रखाव हो सके, वो जल्दी खराब ना हो। पॉइंट, अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या ये उठता है कि क्या इस 500 रुपए को कैपिटलाइज किया जाएगा, क्या इसको मशीन के नाम से दिखाया जाएगा, या इसे इसके खर्चे के नाम से दिखा दिया जाएगा। देखो बच्चे, हमने 2 पॉइंट पढ़े, 2 पॉइंट क्या, मैं दोबारा से दोनों को रिपीट कर रही हूं, अच्छे से ध्यान से समझना इस चीज को। फर्स्ट क्या था, किसी भी फिक्स्ड एसेट को फर्स्ट टाइम में यूज में लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, किसी भी फिक्स्ड एसेट को फर्स्ट टाइम पहली बार यूज में लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो उस मशीन की कीमत में, उस फिक्स्ड एसेट की कीमत में जुड़ जाते हैं। क्या हम नई मशीन खरीद रहे हैं? नहीं। क्या हम ये जो खर्चा करना जरूरी था कि हम उसे फर्स्ट टाइम यूज में ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं? नहीं। तो इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई ही नहीं होती। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी, कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, कोई भी ऐसा खर्चा जो उसकी फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसको भी हम कैपिटलाइज कर देते हैं, उसको भी हम उस एसेट के नाम से दिखाते हैं।
क्या ये 500 रुपए का जो खर्चा है, इससे मशीन पहले 1000 बोतल बना रही थी, अब 1100 बनाने लग गई है, 1050 बनाने लग गई है? नहीं ना, ऐसा हमें कुछ भी इंडिकेट नहीं किया हुआ, ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो यानी कि दोनों ही कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, तो इस खर्चे को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा और इसके ऊपर हम सिंपल नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, तो एंट्री बनेगी मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। होप सो बच्चों कि आपको ये कैपिटलाइजेशन वाला टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो भी कर लेते हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट के लिए देने से पहले एक बार मैं सारा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी और उसके बाद हम इसका टेस्ट लेंगे। लास्ट अपने पास टॉपिक आता है बैड डेट्स। क्या होते हैं बैड डेट्स? डेट्स का मतलब होता है ऋण, बैड का मतलब होता है बुरा, है ना। नॉर्मली तो हम इसका यही अर्थ निकालते हैं, बैड डेट्स। देखो बच्चे, बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें उधार में डीलिंग करनी पड़ती है, जिसके अंदर हमें उधार में डीलिंग करनी पड़ती है। और ऐसा करना जरूरी भी होता है, क्योंकि सभी तरह के कस्टमर जब भी हमसे खरीदारी करने आते हैं तो कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, वो कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद पेमेंट करते हैं। अब जैसे मान लो एक पर्सन था एक्स, इसको हमने 10,000 रुपए की गुड्स सेल की और उधार में गई। एक्स को हमने 10,000 रुपए की गुड्स उधार में सेल की, लेकिन इस पर्सन ने जब पेमेंट देने की बारी आई, ये बंदा कहता है कि 10,000 तो नहीं है अभी मेरे पास, तो 9,000 रुपए ही है, आपने लेने हैं तो ठीक है, नहीं लेने हैं तो ठीक है, मेरे पास तो 9,000 है, मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है। इसने अपने हाथ खड़े कर दिए, यानी कि अब हम इससे 9,000 तो ले लेंगे, लेकिन वो जो 1,000 का लॉस हुआ वो क्या? वो जो 1,000 का लॉस हुआ उसका क्या? वो लॉस तो कंपनी को, बिजनेस को बियर करना पड़ेगा, हमें बियर करना पड़ेगा। तो बेटे यहाँ पर जो बैड डेट्स है, डेट्स वर्ड बना है डेटर से। डेटर्स वो लोग जिनको हमने उधार में सेल कर रखा है, और सेल करने से डेटर्स अराइज होते हैं, तो हमारे डेटर बन गए। हमने उधार में सेल तो कर दिया, लेकिन वो डेटर कौन थे? वो थे बैड डेटर्स, और बैड डेटर से वर्ड बन गया बैड डेट्स, यानी कि ऐसा सेल का वो पार्ट जिसकी रिकवरी हम कस्टमर से नहीं कर सके, सेल का, उधार सेल का वो पार्ट जिसकी रिकवरी हम कस्टमर से नहीं कर सके, इसको हम बैड डेट्स का नाम देते हैं। तो यानी कि बैड डेट्स क्या होती है? वो अमाउंट, वो राशि जो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सके, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। यानी कि those payments which are irrecoverable from customer, वो अमाउंट जो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सके, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। अब क्योंकि ये हमारा लॉस है, 1,000 रुपए का हमें लॉस हो गया ना, तो लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि जितने भी तरह के लॉस होते हैं उनके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल इस पे अप्लाई होगा। तो इस लॉस को डेबिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री कैसे पास होनी है बच्चे इसकी? इसकी जर्नल एंट्री पास होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ? 1,000 रुपए का। 9,000 रुपए की कैश हमें रिसीव हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, डेबिट व्हाट कम्स इन टू क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है हमें? एक्स।
10,000। टोटल एक्स से हमने 10,000 लेने थे, जिसमें से 9,000 रुपए हमें रिकवर हो गए हैं और 1,000 रुपए का हमें लॉस हो गया, और उस लॉस को हमने नाम दिया बैड डेट्स का। लॉस बिजनेस में किसी भी प्रकार का हो उसे डेबिट किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि चलो एक्स ने आज तो कह दिया मेरे पास पेमेंट नहीं है, अभी मैं 1,000 रुपये नहीं दूंगा आपको, हमें बैड डेट्स का लॉस हो गया, हमने डेबिट कर दिया। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एक्स ने सोचा कि मुझे इस बिजनेस के साथ डीलिंग तो बार बार करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं इसको पिछली पेमेंट दे दूं जो मैंने अपने पास रखी हुई है। तो एक्स कहता है कि आज मेरे पास, आज तो उसने बोल दिया था कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसने ये 1,000 रुपये हमें पे कर दिए, उसने हमें ये 1,000 रुपये पे कर दी, उसके मन में रहम आ गया या कैसे भी उसने हमें 1,000 रुपये की पेमेंट कर दी। तो जब उसने हमें पेमेंट की तो अपने लिए लॉस किस में कन्वर्ट हो गया? फायदे में कन्वर्ट हो गया ना। तो यहां पर क्योंकि ये 1,000 रुपये का हमें अब फायदा हो रहा है, जो लॉस रिकवर हो रहा है, इट्स मीन वो फायदे में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जब वो 1,000 की पेमेंट हमें देगा, जब अपने पास पेमेंट आएगी तो वो फायदा बन जाएगा, और फायदे को, प्रॉफिट को, बेनिफिट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री बनेगी इस केस में डेबिट वर्ड कम्स इन। पेमेंट कैसे करेगा? वो कैश में करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैड डेट्स। यहां पर आप सिर्फ बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, कि वो जो बैड डेट्स पहले बैड डेट्स बन चुके थे उसको हमने रिकवर कर लिया 1,000 रुपए के। तो ये क्योंकि हमें फायदा हो रहा है, पहले हमने इस लॉस को डेबिट किया था, अब इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया और कैश से एंट्री हमने इसे पास कर दी। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद कल हम सारे चैप्टर का एक बार ओवरव्यू लेंगे, एक बार सारे चैप्टर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम अगले चैप्टर के लिए कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।